एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि यून शोंग को यूनतियान को बात को ना चाहते हुए भी मानना ही पड़ता है और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मैं ऐसा दिखावा करूंगा जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। इसके बाद अगले सीन में यूलान सिटी के फैंग फैमिली को दिखाते हैं, जहाँ पर फैंग चेन का भाई आकर उसे बताता है कि फैंग हाउ ने अपना 3 साल पहले वाला प्रोमिस को फुलफिल कर दिया है। उसका साथ देते हुए दूसरा बंदा भी कहता है हाँ ये सच है, और सिर्फ यूलान सिटी ही नहीं बल्कि पूरा साइलम किंगडम इसके बारे में जानता है और उसे फिर से पैट्रियट बनाने के लिए कहते हैं। ये सब सुनकर फैंग चेन थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है कि ये तो सिर्फ एक प्राइवेट मैच था ना, लेकिन पूरे किंगडम को इसके बारे में पता क्यों चल गया है। ये सोचकर वो उनसे कहता है कि जबकि आप लोग मेरे बारे में इतना ज़्यादा हाईली सोच रहे हैं तो मैं फैमिली हेड का पोजीशन को फिर से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उन्हें बताता है कि जनरल हमसे मिलने के लिए आए हैं। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं जहाँ पर जनरल आकर उन्हें बताता है कि फैंग फैमिली को किंगडम का मार्किस बना दिया गया है। ये सुनकर उसके फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर वो आगे कहते हैं कि हम यहाँ पर आपके पूरे फैमिली को रॉयल कैपिटल में एस्कॉर्ट करने के लिए आए हैं। ये सब सुनकर फैंग चेन सोचता है कि ये सब फैंग हाओ के कारण ही हो पाया है, आखिर ये सब करने में उसे कितना ज़्यादा मेहनत करना होगा सिर्फ वही जानता होगा। इसके बाद अगले सीन में शैडो टेंपल के हेडक्वार्टर को दिखाते हैं, जहाँ पर एक डिसाइपल अपने एल्डर से मिलने जाता है। उसे देखकर एल्डर पूछता है तो इसका मतलब यूनशोंग भी सरेंडर करने से मना कर दिया है ना? वो हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर एल्डर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब सिर्फ कुछ ही टाइम में साइलम किंगडम अब एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तभी उसका डिसाइपल डरते हुए एक और बात बताता है कि रिलायबल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्रिंस वो यूनतियान कैपिटल में वापस आ गया है। ये सुनकर उस एल्डर को कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है और वो कहता है कि ज़्यादा चिंता मत करो, वो 10 सालों से पॉइजन्ड है, शायद वो अपने घर में मरना चाहता होगा इसलिए वो वापस आ गया है। ये सुनकर वो डिसाइपल और ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है नहीं, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यूनतियान को किसी ने क्योर कर दिया है। ये सुनकर वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा अविश्वास से कहने लगा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है, उस पॉइजन को स्पेशली सेंटेंस नहीं बनाई थी, और पगलाते हुए चिल्लाने लगा होता है कि यहाँ तक कि अर्थ ग्रेड को तो छोड़ो, यहाँ तक कि हेवनली ग्रेड भी उसे क्योर नहीं कर सकता है। उसका वैसा बर्ताव देखकर उसका डिसाइपल और ज़्यादा डरते हुए कहता है कि जो कुछ भी मैं बोला हूँ वो सब सच है। वहीं पर ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि जबकि उसका पॉइजन को किसी ने क्योर कर दिया है तो ये सिर्फ कुछ ही टाइम की बात है कि यूनशोंग को भी क्योर कर दिया जाएगा। लगता है कि तुम फिर से अपने काम में असफल हो गए हो, तुम्हारा साइलम किंगडम वाला ब्रांच कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा है और तुम लोग सबसे लास्ट में भी आ रहे हो। ये बोलकर वो उसका गला घोटने लगता है। ये देखकर वो बहुत ही मुश्किलों से बोल पाता है कि मेरे पास उस लड़की के बारे में जानकारी है जिसने उसके पॉइजन को क्योर किया है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में फैंग को दिखाते हैं, जहाँ पर वो टावर में प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी थर्ड एल्डर उसे बताता है कि तुम्हारी लिटिल लवर तुम्हें ढूंढ रही है। ये सुनकर वो कहता है आता हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि यहाँ का थंडर एट्रीब्यूट सच में काफी ज्यादा कमाल का है, इस रेट से तो मैं मार्शल स्पिरिट लेवल में आसानी से पहुंच जाऊंगा और शायद मैं एंसेस्टर लेवल में भी ब्रेक थ्रू कर लूंगा। लेकिन तभी उसके मास्टर कहते हैं कि सपने देखना बंद कर दो। ये सुनकर वो चौंकते हुए पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो बताते हैं कि ये तुम्हारे बॉडी के ट्रेनिंग की स्पीड को बढ़ा सकता है, लेकिन सिर्फ इसी पर डिपेंड होकर हाई लेवल पर जाना बेवकूफ़ी होगा। एक्सटर्नल ताकत सिर्फ हड्डी तक ही पहुंच सकती है, ऑर्गन तक पहुंच नहीं सकती है। इसलिए एकेडमी में काफी सारे मार्शल एंसेस्टर लेवल वाले तो हैं, लेकिन एक भी बेनरेट लेवल वाला नहीं है, क्योंकि ये टावर सिर्फ मार्शल स्पिरिट लेवल में ही पहुंचा सकता है। मार्शल एंसेस्टर एक अलग ही तरह का रिलम है और इस टावर का एक्सटर्नल फोर्स तब कोई काम नहीं कर पाता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि मार्शल एंसेस्टर मार्शल आर्ट्स पाथ का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। मार्शल प्रैक्टिशनर लेवल के स्पिरिचुअल की उनके मसल से आते हैं और मार्शल मास्टर का स्पिरिचुअल की उनके टेंडन और वाइन से आता है। और अगर मार्शल एंसेस्टर की बात करें तो की 5 ऑर्गनों से आता है और सभी ऑर्गन को रिफाइन करके ऑर्गन में ही स्पिरिचुअल की के लिए अलग से वोटेक्स को भी क्रिएट किया जा सकता है। इसलिए मार्शल एंसेस्टर में 5 सब रिलम भी होता है और वो यूनतियान जो कि सेकंड इनेट रिलम में है ऑलरेडी अपना हार्ट और लिवर को रिफाइन करके 2 वोटेक्स को बना लिया है और उसका लंग का रिफाइनिंग भी लगभग खत्म ही होने वाला है और वो जल्दी थर्ड इनेट रिलम में पहुंच जाएगा। वो सब सुनकर फैंग थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है कि मैं उनके बारे में पहले क्यों नहीं जानता था। उसकी मास्टर वहां से जाते हुए कहते कभी बहुत ही कुछ है जो कि तुम नहीं जानते हो, जब तुम मार्शल स्पिरिट लेवल में पहुंच जाओगे तब बातें करेंगे। इसके बाद अगले समय फैंग को दिखाते हैं जो कि अपने मास्टर के बातों को ही सोचते हुए जा रहा होता है। तभी वहां पर वानसिन आकर उसे जल्दी से कहीं पर लेकर जाने लगती है। ये देखकर वो उससे पूछता है कि अगर तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। वो बताती है कि तुम्हारी फैमिली रॉयल कैपिटल में आ गई है। इसके बाद अगले सीन में शैडो डीमन कल्ट के टेंपल को दिखाते हैं, जहाँ पर उनकी सेंटेंस को दिखाते हैं जो कि काफी खूबसूरत फूलों का गार्डन में बैठी होती है। तभी वहां पर उसकी एक सर्वेंट आकर डरते हुए कहती है कि साइलम किंगडम के जिन डायनेस्टी का डायरेक्शन से एक मैसेज आया है और वो ये है कि आपके द्वारा बनाए गए हार्ट बर्निंग पॉइजन को क्योर कर दिया गया है। ये सुनकर वो पूछते किसने उसे क्योर कर दिया है, उसके बारे में तुम्हारे पास कुछ क्लू है क्या। वो बताते कि मैं सुनी हूँ कि वो एक 15 साल का बच्चा है। ये सुनकर वो उसे जाकर एल्डर को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है क्योंकि वो मीटिंग करने वाली होती है। इसके बाद उसके ग्रेट होल को दिखाते हैं, जहाँ पर वो जाकर सभी लोगों से पूछती है कि तुम लोग जिन डायनेस्टी से आए हुए न्यूज को तो सुन ही लिए होगे,
के एक 15 साल का बच्चा हीट पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर दिया है। ये सुनकर सभी लोग उसी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि हमें जल्दी से उस बच्चे को खत्म कर देना चाहिए। उनकी बातें सुनकर सेंटेंस कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम लोग अभी तो कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिए हो? क्या तुम लोग मेरा सूरा टीम को भेजने का इंतजार कर रहे हो? तभी एक कहता है कि हमें उस बच्चे को मारना नहीं चाहिए क्योंकि वो कोरोनरी हार्ट डिजीज को भी क्योर कर सकता है। ये सुनकर सभी लोग थोड़े से चौंक जाते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर सेंटेंस कहती है तो इसका मतलब तुम सभी लोग ओल्ड होते जा रहे हो, इसलिए तुम लोगों को डर लग रहा है कि अगर मैं उसे मार देती हूँ तो तुम लोगों का क्योर कौन करेगा? उसे मारना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि एक 15 साल का बच्चा मेरे हीट पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। मैं उस बच्चे से मिलना चाहती हूँ। अगर वो मेरा टेंपल को ज्वाइन कर लेगा तो उसे सन ऑफ सेंट बनाना बुरा आइडिया नहीं होगा। अगले सीन में रॉयल कैपिटल को दिखाते हैं जहाँ पर फैंग फैमिली का न्यू रेसिडेंसी को दिखाते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए होते हैं और तभी वहाँ पर फैंग भी पहुंच जाता है। उसे देखकर फैंग चेन जल्दी से जाकर उसे गले लगा लेता है और कहने लगा होता है कि ये बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी वहाँ पर यूनतियान भी आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं। इसके बाद घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगियर काफी देर से फैंग का इंतजार कर रही होती है और जब फैंग अंदर में आता है तो उसे एक दूसरी लड़की का हाथ पकड़ा हुआ देखकर और उसे इतनी खुशी खुशी बातें करते देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो सोचती है कि आखिर वो लड़की कौन है। वो इसकी नजर को अपने ऊपर फील करके वान भी देखकर सोचने लगी होती है कि आखिर वो कौन है। एक दूसरे को देखकर उन दोनों का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है। तभी उसे और जलाने के लिए वान जानबूझकर फैंग को और ज्यादा करीब जाने लगती है। ये देखकर लिंगियर का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो उसके करीब जाकर उसे गले लगने लगती है। लेकिन तभी उसकी मदर आकर उन दोनों को कोर्टयार्ड में लेकर जाने लगती है। ये देखकर उसके फादर उससे कहते हैं कि उन दोनों में से किसी को भी लेट डाउन मत करना। इसके बाद अनाउंस किया जाता है कि फैंग यू एकेडमी का वाइस प्रेसिडेंट और डीन आ गए हैं। उन्हें देखकर फैंग पूछते हैं कि आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? वो हंसते हुए कहते हैं कि अब जबकि तुम्हारा फैमिली कैपिटल में आ गया है तो मैं यहाँ पर कैसे मिलने ना आऊँ। उन्हें देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी अनाउंस किया जाता है कि एक कोड ऑक्शन हाउस का मास्टर ओ यंग क्विंग और ओ यंग युआन आ गए हैं और फार्मासिस्ट गिल्ड का प्रेसिडेंट भी आ गए हैं। उतने बड़े बड़े लोगों को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि आखिर इस फैंग फैमिली का ओरिजिन क्या है। उस शौक से वो लोग उभरे नहीं होते हैं कि तभी वहाँ पर यून फैमिली भी पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर वहाँ पर मौजूद ऑडियंस और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी यून शंग फैंग चेन से कहते हैं कि हम यहाँ पर आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और ये फैंग फैमिली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर यून शंग फैंग चेन से बोल रहा होता है कि मैं अपने डिसेंडेंट को अच्छी तरह से ना सिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपने लाइफ में ऑनेस्ट और ओपन रहा हूँ और दूसरों को बुली करने वाला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा अनवर्दी ग्रैंड डॉटर के द्वारा किया गया सीन का मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं फैंग फैमिली के पैक्चर से माफी का भीख मांगता हूँ। ये बोलकर वो झुकने लगता है। ये देखकर वो उसे जल्दी से रोककर कहने लगा होता है आपको ये सब करने को कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन यून शंग उससे माफी मांगते ही रहता है। ये देखकर डीन कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपकी ग्रैंड डॉटर गलती की है तो उसी को एडमिट करने दीजिए। तभी यून चियन कहता है कि ये काफी अच्छी बात है कि यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद है इसे विटनेस करने के लिए, इसलिए फैंग और यून फैमिली को कॉन्फ्लिक्ट को यहीं पर एंड किया जाता है। अब से हम सभी लोग दोस्त है। ये बोलकर वो जल्दी से इंग को उसका गलती मानने के लिए कहता है। ये सुनकर वो सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सिर्फ 3 ही साल में मुझे इस फॉर्मल मीडियोकर पर्सन से इतने सारे लोगों के सामने माफी मांगना पड़ रहा है, लेकिन मैं ग्रैंडपा के लिए कुछ भी करूंगी। ये सोचकर वो झुककर उससे माफी मांग लेती है। ये देखकर जूनचियन हंसते हुए कहता है कि अब जबकि वो तुमसे माफी मांग ही ली है तो पुराने ग्रज को यहीं पर खत्म कर दो, लेकिन तभी फैंग ना में जवाब दे देता है। ये सुनकर वहां पर मौजूद सभी ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं क्या वो बच्चा पागल हो गया है, मार्शल यून को तो छोड़ो वो तो प्रिंस यूनचैन को भी फेस नहीं दे रहा है। वहीं पर फैंग उससे कहता है कि अगर उस वक्त सिर्फ तुम मेरा ही इंसल्ट की होती तो मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुम मेरे फादर को पब्लिकली में इंसल्ट की थी और मेरा फैंग फैमिली के यूलान सिटी का पूरा इज्जत का सत्यानाश कर दी थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगा? तुम्हारे वजह से मेरा पूरा फैमिली खत्म होने का कगार पर आ गया था। ये सुनकर यून इंग का मुंह ही बंद हो जाता है और वो सोचती है कि मुझे तो पहले लगा था कि ये सिर्फ एक मीडियोकर पर्सन है जो कि वानसिन को डिजर्व नहीं करता है, इसलिए मैं जानबूझकर उसे सप्रेस करके वानसिन के बारे में उसे सोचने देने से रोकना चाहती थी और रिग्रेट करते हुए सोचते क्या मैं सच में गलत थी, क्या मैं सच में इसे और इसके पूरे फैमिली को इतना बड़ा खतरे में डाल दी थी। ये सोचकर वो रोते हुए उससे पूछती है तो बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगे। तभी वानसिन आकर उससे कहने लगी होती है कि प्लीज उसे माफ कर दो। ये देखकर जूनिंग सोचते कि लगता है कि मैं सच में गलत थी, लव को पावर से डिटरमाइन नहीं करना चाहिए। तभी उसका फादर कहते हैं कि अब उसे भूल जाओ, यूनिंग ऑलरेडी माफी मांग ली है और वैसे भी हम लोग ठीक है। और अगर इसकी बात करूँ तो मैं मिस सिंह को थैंक्स करना चाहूंगा
क्योंकि बिना आपके मेरा फैंग फैमिली अभी भी यूलान सिटी का फैंग फैमिली ही होता और मेरा बेटा फैंग वो अचीव नहीं कर पाता जो अभी कर लिया है। ये सुनकर फैंग वान को वहां से लेकर जाते हुए कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर यून तियान हंसते हुए कहता है हाँ हम सभी लोग फैमिली है, और यून शोंग से कहता है कि तुम बच गए हो। और यही बोलने के साथ यही आते हैं जहाँ पर फैंग मार्शल यून को हील कर दिया होता है। ये देखकर मार्शल यून उसका काफी ज्यादा थैंक्स करने लगता है और थैंक्स करते हुए कहता है कि मैं आपका ग्रेटनेस को हमेशा याद रखूंगा। अगर फ्यूचर में आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए होगा, जब तक वो किसी को चोट पहुंचाने या फिर लोग को तोड़ना नहीं होगा, तब मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। फैंग उनसे कहता है कि आपको इतना ज़्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, आपका बॉडी का पोजन थोड़ा सा सैलो था और कुछ दिनों के आराम से आप पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। लेकिन वो पोजन थोड़ा सा अजीब था, देखकर लग रहा था कि वो पूरा तरह से पोजन से बनाया नहीं गया था, बट उसमें कुछ स्पिरिट मेडिसिन भी मिलाया गया था। ये सुनकर यून शोंग थोड़ा सा चौंक जाता है। वहीं पर वो अपने बात को जारी रखते हुए कहता है कि वो टॉक्सिक इस वर्ल्ड का नहीं लग रहा था, जो भी उसे बनाया होगा जरूर वो उसे बनाने में काफी ज्यादा मेहनत किया होगा, इसलिए मुझे लगता है कि उसका पीछे का पावर भी काफी ज्यादा पावरफुल होगा। ये बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में कल्टीवेशन टावर को दिखाते हैं जहां पर फैंग जाकर कल्टीवेट कर ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसे काफी ज्यादा तकलीफ होना स्टार्ट हो जाता है और वो खून की उल्टी करने लगता है। ये देखकर वो कहता है कि ऐसा लगा जैसे कि मेरा बॉडी का सभी चीजों को वॉइड मार्शल आर्ट्स खींचने लगा था और जानजू स्किल भी उसे सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तभी उसकी मास्टर आकर उससे कहती है कि अरे इडियट जल्दी से अपना मार्शल क्रिस्टल को रिफाइन करो। ये सुनकर वो जल्दी से अपना मार्शल क्रिस्टल को रिफाइन करके उसे ऑब्जर्व करने लगता है और करने के बाद अपने मास्टर से पूछते कि ऐसा क्यों हुआ था। वो बताते कि वॉइड मार्शल आर्ट्स को भी खाना चाहिए, हालांकि जानजू स्किल उसे सप्रेस कर सकता है, लेकिन टाइम टाइम पर उसे मार्शल क्रिस्टल खिलाते रहना। अब तुम ग्रैंड मार्शल के लेवल 6 में पहुंच गए हो और उसका चिंता भी नहीं कर रहे हो, इसलिए वो तो फ्रीक आउट करेगा ही ना। ये सब सुनकर फैंग चिल्लाने लगा होता है कि तो आप मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताई थी। तो ये सुनकर वो कहते हैं कि मैं अभी बता देती हूँ कि फ्यूचर में उसे टाइम टाइम पर खिलाते रहना, नहीं तो अगली बार का रिजल्ट इससे भी हॉरिबल हो सकता है। फैंग वहां से जाते हुए कहता है कि आखिर ये वॉइड मार्शल आर्ट्स है क्या, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे टाइम टाइम पर इसे खाना खिलाना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ ग्रैंड मार्शल रिलम में पहुंचा हूं और ये 8 मार्शल क्रिस्टल को खा गया है, अब बाद में क्या होगा, अब मैं और मार्शल क्रिस्टल को कहां से लेकर आऊंगा। वो कहती है कि ये काफी ज्यादा सिंपल है, साइलम किंगडम में इस डिमांड को पूरा करना है तो एंशिएंट रूम में जाओ, वहां पर मार्शल क्रिस्टल प्रोड्यूस होते रहते हैं। फैंग पूछता है आखिर वो है क्या और वहां पर मैं कैसे जा सकता हूँ, अगर आप सब कुछ पहले से जानते तो आप मुझे पहले क्यों नहीं बता देते हैं। वो कहते हैं क्योंकि पहले तुम स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें उतना खतरनाक जगह पर भेजकर तुम्हें मरवाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब सही टाइम आ गया है। ये बोलकर वो उसे एक मैप दिखाते हुए कहती है कि एंशिएंट रूइन एंशिएंट टाइम के द्वारा छोड़ा गया रूइन है, सभी रूइन काफी ज्यादा खतरा और काफी ज्यादा ट्रेजर और काफी ज्यादा हाई लेवल का मार्शल स्किल से भी भरा हुआ है, और यहाँ तक कि तुम्हें वहां पर एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक भी मिल सकता है। एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक के बारे में सुनकर फैंग थोड़ा सा चौंक जाता है। वहीं पर वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि एंशिएंट रूइन में काफी सारे टॉम्ब होते हैं और उन टॉम्ब का खुदाई हमेशा ब्लड बाथ का कारण बनता है, और उस ब्लड बाथ के टाइम में काफी सारे पावर हाउस का भी डाउनफॉल हो जाता है। वो सब सुनकर फैंग कहता है कि मुझे अलग तरह का ट्रेजर और अलग तरह का सीक्रेट स्किल चाहिए, लेकिन मेरा लेवल के हिसाब से मैं उन पावर हाउस से कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने वो बंद रखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें उन्हें जाकर लूटने के लिए बोल रही हूँ, तुम्हारे पावर के हिसाब से तुम उन टॉप में जा सकते हो जिन्हें कि पहले खोल दिया गया है, और अगर तुम्हारा किस्मत अच्छा हुआ तो तुम्हें कुछ बचा खुचा भी मिल जाएगा। ये सुनकर वो कहता है क्या, इसका मतलब आप कह रही है कि मुझे लोगों का लेफ्ट ओवर को कलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा तो मैं भिखारी बन जाऊंगा। ये सुनकर वो उस पर चिल्लाकर उसे समझाने लगती है। ये सुनकर वो कहते तो ठीक है, लेकिन मुझे वो रूइन मिलेगा कहाँ पर। वो वहां से जाते हुए कहते कि जाकर हुआ फैमिली से पूछो, उन्हें ज्यादा मालूम होगा। इसके बाद अगले समय प्रिंस मैंसन को दिखाते हैं जहां पर फैंग यूनतियान के पास जाता है, जहां पर वो और यूनशिंग गेम खेल रहे होते हैं, और फैंग को वहां पर देखकर वो उसे टीच करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो तुम्हारी 2 ब्यूटी के साथ घर पे होना चाहिए था ना, लेकिन उसके बजाय तुम यहाँ पर 2 बुढ़े से मिलने क्यों आए हो। फैंग अपने सर के पीछे हाथ रखते हुए कहता है कि मैं तो बस ये पूछने आया हूँ कि डेसोलेट का एंशिएंट रूइन कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। एंशिएंट रूइन के बारे में सुनकर वो दोनों ही थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं, और यूनतियान कहता है कि जिन डायनेस्टी में सच में एक ऐसा जगह है जहाँ पर पास्ट का एंशिएंट रूइन मौजूद है, लेकिन वो काफी ज्यादा मेसी और क्योटिक जगह है। मैं एक बार वहां पर एक ओल्ड मैन के साथ गया था, लेकिन अपना जान लगभग गवा ही दिया था। मार्शल यून भी कहता हाँ वो काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, ना ही जाओ तो अच्छा रहेगा। ये सुनकर फैंग कहने लगा होता है कि मैं तो बस थोड़ा सा क्यूरियस हो रहा था, मैं बस वहां पर जाकर अपना लक ट्राई करना चाहता हूँ, और वैसे भी क्या आप लोग अभी भी मेरे स्ट्रेंथ को लेकर डाउट कर रहे हैं। यूनतियान कहते हैं कि तुम्हारे स्ट्रेंथ के बावजूद भी वहां पर ना ही जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वहां पर काफी ज्यादा क्योस है जिससे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। उस तरह का क्योटिक बैटलफील्ड में सभी लोग नरभक्षी बन गए हैं, सभी लोगों के आंखों पर लालच का पट्टी बंद किया है, इसलिए उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम फार्मासिस्ट हो या फिर नहीं हो। इतना बोलकर वो उससे पूछता है क्या तुम अभी भी जाना चाहते हो। फैंग कहता है कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मेरे पास मेरे लाइफ को बचाने का एबिलिटी है। ये सुनकर यूनतियान कहता था ठीक है वेट करो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो एक मैप लेकर आता है और उसे देते हुए कहता है कि ये उन रूइन का मैप है, और याद रखना कि
रेड जोन के पास मत जाना, क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक जगह है। और ये ग्रीन जोन वाला एरिया का नाम जुआन सिटी है और उन रूइंस में यही इकलौता सेफ जोन है। वो सब देखकर फैंग उन्हें एडवाइस देने के लिए उसे थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद फैंग अपने एकेडमी जाता है, जहां पर जाकर वो उन दोनों को बताता है कि वो कहीं पर बाहर जा रहा है। ये सुनकर वो दोनों उसे पकड़कर पूछने लगे होते हैं कि तुम कहां पर जा रहे हो, मैं भी जाना चाहती हूँ। लेकिन फैंग मना करते हुए कहता है कि मैं कोई और कंडीशन को अग्री करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम लोगों को अपने साथ लेकर नहीं जा सकूंगा। ये सुनकर वो दोनों अपना अपना कंडीशन बताने लगते हैं कि पहला कंडीशन ये है कि तुम बाहर में किसी के साथ अफेयर नहीं कर सकते हो। अगर तुम किसी के साथ अफेयर करोगे तो हम दोनों तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। ऐसे ही करते करते वो लोग उसे 2-4 रूल और दे देते हैं। उन सबसे फैंग तंग आ गया होता है। इसके बाद वो एकेडमी के डीन के पास जाता है, जहां पर वो उसकी सभी बातें सुनकर वो पूछता है कि तुम कितने टाइम के लिए जा रहे हो। फैंग कहता है मुझे नहीं पता, लगभग 1 या 2 साल के लिए। डीन कहते हैं कि एक्सपीरियंस लेना अच्छी चीज है, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम 2 साल के बाद होने वाला ग्रैंड टूर्नामेंट में जरूर प्रेजेंट रहना। फैंग पूछता है कि आखिर वो किस तरह का टूर्नामेंट है। वो बताते हैं कि वो किंगडम का ग्रेट कंपटीशन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है, जिसमें पूरा किंगडम के जिन डायनेस्टी का सभी यंग 30 साल की उम्र वाले लोग पार्टिसिपेट करते हैं और जीतने वाले को 1000 मार्शल क्रिस्टल मिलता है। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा चौंक जाता है और सोचता है कि अगर मुझे इतना ज्यादा क्रिस्टल मिल गया तो वोइड मार्शल आर्ट्स को लेकर मुझे 10 सालों तक चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पर डीन अपने बात को जारी रखते हुए कहता है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि टॉप 3 फाइनलिस्ट को सेंट किंग माउंटेन में सिलेक्ट होने का चांस भी मिल सकता है। सेंट किंग माउंटेन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का गैदरिंग पैलेस है, वहां पर एंटर करना सभी लोगों का सपना होता है और उनके फैमिली के लिए वो काफी ज्यादा ऑनर की बात होती है। तभी फैंग उससे पूछते हैं कि हमारे कंट्री का रिजल्ट क्या रहा है। वो बताते हैं कि वो कंपटीशन सिर्फ 10 सालों में एक ही बार होता है और सभी किंगडम सिर्फ 3 ही पार्टिसिपेंट को भेज सकते हैं। पिछली बार तो हमारा किंगडम टॉप 1000 में भी नहीं आ पाया था। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा चौंक जाता है और पूछता है तो आखिरी विनर का स्ट्रेंथ क्या था। वो बताते हैं कि मार्शल एंसेस्टर का सेकंड इनेट रिलम में था और वो फायर एट्रीब्यूट वाले ई क्रिस्टल को भी रिफाइन करके उसके एनर्जी को भी हासिल कर लिया था और अर्थ ग्रेड के मार्शल स्किल के साथ वो चैंपियनशिप को जीत गया था। और फर्स्ट 3 फाइनलिस्ट भी सेकंड इनेट रिलम में थे और ई क्रिस्टल का पावर को पोजेस करते थे। वो सब सुनकर फैंग सोचता है लेकिन मुझे फिर भी वो कंपटीशन को जीतना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो उससे पूछता है क्या आपको ई क्रिस्टल के बारे में कुछ पता है कि वो कहाँ पर मिल सकता है। डीन कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा कुछ पूछोगे, पिछले काफी सालों से मैं भी उनका इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहा हूँ। हालांकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिला है, लेकिन पूरा गारंटी भी नहीं दे सकता कि वहाँ पर ई क्रिस्टल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ये बोलकर वो उससे काफी सारी इन्फॉर्मेशन के स्क्रॉल दे देता है। फैंग उससे लेकर उसे थैंक्स बोलता है। डीन उससे कहता है कि 2 साल के बाद जल्दी से इंपेरियल कैपिटल में पहुंच जाना, मैं तुम्हारे लिए एक जगह बचा के रखूंगा। इसके बाद अगले समय फैंग को दिखाते हैं जहां पर वो जा रहा होता है और स्क्रॉल को देखते हुए बोल रहा होता है कि मैप के हिसाब से फ्लेमिंग माउंटेन में फायर एट्रीब्यूट वाले ई क्रिस्टल मिलने का चांस बता रहा है, लेकिन आप मुझे पहले डीमन बीस्ट माउंटेन जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। वो कहती है अरे इडियट, तुम्हारे पास अभी ज्यादा हीट नहीं है, इसलिए वहां पर जाकर तुम्हें लेना होगा। इसके 2 दिन बाद डीमन बीस्ट माउंटेन को दिखाते हैं जहां पर फैंग जाकर बीस्ट को मारकर उसे पकाकर खा रहा होता है और खाने के बाद आराम कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे किसी की मदद की गुहार सुनाई देती है। ये सुनकर फैंग जल्दी से उस दिशा में जाने लगता है जहां पर दिखाते हैं कि एक बीस्ट होता है और वहां पर काफी सारे लोग मारे जा चुके होते हैं और सिर्फ एक ही बंदा बचा होता है जो कि आखिरी सांस तक फाइट करते हुए अपने मिस से कह रहा होता है कि आप चले जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। लेकिन तभी वो बिस्ट उस बंदे पर भी हमला करके उसे खत्म कर देता है। ये देखकर वो लड़की कहने लगी होती है कि क्या आज मैं मरने वाली हूँ? नहीं, मैं नहीं मर सकती हूँ, डैड को अभी भी मेडिसिन चाहिए। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि शैडो टेम्पल की सेंटेस होती है और वो फैंग के बारे में पता करने के लिए उसके करीब जाने के लिए वो सब नाटक कर रही होती है। तभी वो बिस्ट उस पर हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले ही फैंग उसका काम तमाम कर देता है और उसका ड्रेस देखकर पूछता है क्या तुम भी फार्मासिस्ट हो। ये बोलकर वो उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना। ये देखकर वो नाटक करते हुए कहने लगी होती है कि नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। इसके बाद वो उसे उसका मीट पकाकर खाने के लिए देता है और उसके बैग में फायर क्लाउड ग्रास को देखकर वो उसका नाम लेता है। ये सुनकर वो जल्दी से उससे दूर होने लगती है। ये देखकर फैंग उससे कहता गलत मत समझो, अच्छे से खाओ, हम लोग कल निकलेंगे। वो उसे देखते हुए सोच रही होती है कि क्या यही वो बच्चा जो कि मेरे हीट पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर दिया है, एक 15 साल का बच्चा। वैसे भी काफी ज्यादा एफर्ट की हूँ तुम्हारे करीब आने के लिए, इसलिए मुझे निराश मत करना। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। जाते हुए वो अपना नाम किंगवू बताती है, फैंग भी अपना नाम बता देता है। वहीं पर वो उसे अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मैं शाओयुन किंगडम के एक काउंटी टाउन से आई हूँ, मैं यहाँ पर कुछ मेडिसिनल हर्ब को कलेक्ट करने के लिए आई हूँ क्योंकि मेरे फादर को किसी ने पॉइजन दे दिया है। फैंग पूछता है आखिर वो किस तरह का पॉइजन है। वो कहते हैं मुझे नहीं पता, प्रेसिडेंट सिर्फ इतना बोले हैं कि वो एक तरह का हीट पॉइजन है, लेकिन वो भी उसे एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग कोल्ड मेडिसिन का यूज करके उसे
सप्रेस किया जा सकता है। वो सब सुनकर फैंग सोचते हैं कि वो तो बिल्कुल वैसे ही पॉइजन है जो कि उन्हें दिया गया था। इसका मतलब शैडो डीमन कल्ट का इन्फ्लुएंस जितना मैंने सोचा था उससे भी काफी ज्यादा निकल गया है। तभी वो उससे पूछते क्या आप इस पॉइजन को क्योर कर सकते हैं क्या? फैंग नर्वस होते हुए कहता है कि मैं सिर्फ इसका नाम ही सुना हूँ, मैं इसे क्योर नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर वो सोचते हैं कि उन दोनों को क्योर करने के बाद मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा शैडो टेंपल का अटेंशन को अट्रैक्ट कर लिया हूँ। अगर ये न्यूज फिर से फैल गया तो मुझे डर है कि वो लोग मेरे पीछे लग जाएंगे। तभी वो उससे कहने लगी होती है कि आप इस पॉइजन को क्योर कर सकते हैं ना, मैं विनती करती हूँ कि प्लीज मेरे फादर को बचा लीजिए। फैंग कहता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। तभी वो उसे लालच देने लगती है कि अगर आप उसे क्योर कर देंगे तो आपको रिवॉर्ड के तौर पर 20 मार्शल क्रिस्टल मिलेगा। 20 मार्शल क्रिस्टल के बारे में सुनकर वो जल्दी से तैयार हो जाता है। तभी उसके मास्टर उससे कहते हैं कि ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं एडवाइस देती हूँ कि तुम इससे केयरफुल रहना। ये सुनकर वो कहते हैं कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये बोलकर वो इसके साथ शायून किंगडम जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो देखकर सेंटेंस कहते हैं कि इसका रिलैक्स फेस को देखकर लग नहीं रहा कि वो उसे क्योर कर पाएगा। और इसी के साथ यहीं पर खाते हैं कि वो लोग शायून किंगडम में पहुंच गए होते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी होती है। वो देखकर फैंग पूछता है कि आखिर यहाँ पर इतना ज्यादा गर्मी क्यों है? वो बताती है क्योंकि यहाँ पर सामने में ही फ्लेमिंग माउंटेन है, इसलिए यहाँ पर इतना ज्यादा गर्मी है। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से अपने मास्टर को उठाता है। वो उठकर कहती है हाँ यहाँ से फायर एट्रीब्यूट वाला ये क्रिस्टल का ऑरा मिल रहा है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और किंग्यू से कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ दिन रुकने वाला हूँ। ये सुनकर वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया है ना? नहीं, मैं तो कुछ भी लीक नहीं की हूँ। ये सोचकर वो उससे पूछती क्यों? फैंग कहता है कि तुम गलत मत समझो, मैं डेफिनेटली तुम्हारे फादर को पॉइजन को क्योर कर दूंगा। आप पहले चली जाइए, मैं बाद में अपना काम खत्म करके आकर उन्हें डिटॉक्सिफाई कर दूंगा। किंग्यू कहती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपके साथ ही रहूंगी। ये बोलकर वो लोग उस माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। ये देखकर किंग्यू उससे बताती है कि आपको पता है कि इस माउंटेन का आग पिछले हजारों सालों से नहीं बुझा है। सभी लोग जानते हैं कि उसमें एक ही क्रिस्टल है, लेकिन कोई भी अभी तक उसे लिया क्यों नहीं है, क्या आपको पता है? फैंग पूछता मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ। वो पूछती है तो आपको लगता है कि ये सभी लोग यहाँ पर एक क्रिस्टल के लिए आए हैं? फैंग कहता तो और क्यों आए हैं? वो बताती है कि ज्यादातर लोग यहाँ पर साइट सीइंग करने के लिए आए हैं, कुछ फायर एट्रीब्यूट वाले मार्शल आर्टिस्ट है जो कि यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए आए हैं, लेकिन कोई भी माउंटेन में एंटर करने की हिम्मत नहीं करता है। फैंग पूछता लेकिन क्यों? वो आगे बताते हैं क्योंकि हजारों साल पहले काफी सारे मार्शल एंसेस्टर लेवल वाले लोग माउंटेन के ई क्रिस्टल को ढूंढने के लिए एंटर किए थे, लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ था कि सिर्फ कुछ मार्शल एंसेस्टर लेवल वाले काफी ज्यादा इंजर्ड होकर बाहर आ पाए थे और कोई भी पावरफुल पर्सन जिंदा वापस नहीं आ पाया था। और पिछले सेंचुरी में काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट उसमें एंटर करने की कोशिश तो किए हैं, लेकिन अपना जान से हाथ धो बैठा है और अब ये जगह रिड्यूस हो गया है और सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन बन के रह गया है और अब कोई भी उसमें एंटर करने की हिम्मत नहीं करता है। ये सुनकर फैंग उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है और एक गुफा में लेकर जाकर उससे कहता है कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। ये देखकर वो कहते हैं कि वहां पर जबरदस्ती जाना आपका डेथ का कारण बन सकता है, लेकिन क्या आप फिर भी जाना चाहते हैं? फैंग कहता हाँ तुम ज्यादा चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये देखकर वो सोचती है कि आखिर इसे इतना ज्यादा रिस्की काम करना ही क्यों है? वो तो सिर्फ ग्रैंड मार्शल के मिडिल स्टेज में ही है, आखिर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इसके पास आ कहां से रहा है? कहीं वो कोई अनपैरेलल लेगेसी को रिसीव तो नहीं कर लिया है ना? उसका नॉन एट्रीब्यूट वाला फिजिक के साथ अगर वो ई क्रिस्टल को पा भी लेगा फिर भी वो उसके लिए यूजलेस होगा। ये सोचकर वो अपने एक नौकर को बुलाकर कहती है कि वो मरना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है, और ये देखते रहना कि वो क्रिस्टल को सच में ले पाता है या फिर नहीं ले पाता है। तुम सिर्फ उसे फॉलो करोगे और अगर कोई दूसरा उसे फॉलो करने की कोशिश करेगा तो तुम उसे खत्म कर देना। ये बोलकर वो खुद से कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ अगर तुम कितना ज्यादा मिरेकल को क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद फैंग को दिखाते हैं जो कि जाते हुए अपने मास्टर से कह रहा होता है कि यहाँ तक कि मार्शल एंसेस्टर वाला भी उतना ज्यादा इंजर्ड हो गया था, तो क्या आपको लगता है कि मेरे पास कोई चांस होगा? वो कहते हैं ये तो काफी ज्यादा आसान है, बस और ज्यादा मार्शल क्रिस्टल को यूज करो और ये सोल्व हो जाएगा। ये सुनकर फैंग कहता है लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 7 ही क्रिस्टल बच रहा है, क्या कोई और दूसरा रास्ता नहीं है क्या? वो कहते हैं कि एक रास्ता तो है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम उस दर्द को सह पाओगे या नहीं पाओगे। फैंग उससे कहता है कि मैं कब से पेन से डरने लगा हूँ। ये सुनकर वो कहते तो ठीक है, मैं तुम्हें जल कर मरने से बचाऊंगी, लेकिन तुम्हें अपने आप को जलने वाले दर्द को सहना पड़ेगा। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा सख्त हो जाता है और कहता है कि जब तक मैं ना मर जाऊं मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो कहते तो ठीक है, अब अपना कोल्ड मेडिसिन का यूज करो। इसलिए वो उसका यूज करके खुद को ठंडा करता है और आगे बढ़ने लगता है। उसे वहां पर जाता हुआ देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि देखो एक और इडियट आ गया है, वो सिर्फ ग्रैंड मार्शल रीलम में ही है लेकिन फिर भी काफी ज्यादा एरोगेंट हो रहा है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि उनकी सभी बातों को इग्नोर करके दौड़ते हुए वहां से जा रहा होता है और जैसे जैसे वो अंदर की तरफ जाने लगा होता है वहां का तापमान बढ़ जाता है और वो जलना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर उसके मास्टर जल्दी से उसे कोल्ड मेडिसिन को खाने के लिए कहती है। ये सुनकर वो जल्दी से उसे खा लेता है जिससे उसे थोड़ा सा अच्छा फील होता है, लेकिन तभी तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है जिससे कोल्ड मेडिसिन का इफेक्ट भी खत्म हो जाता है और वो और ज्यादा जलने लगता है और
उसके पास और कोई चारा ना होने के कारण उसे मार्शल क्रिस्टल का यूज करना ही पड़ता है। उसका आइस एट्रीब्यूट वाला प्रोटेक्शन शील्ड के कारण उससे पहले से अच्छा लगने लगा होता है, इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़ने लगता है। इसके 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आगे का सीन देखकर अपने मास्टर से कहता है कि आगे में तो काफी सारे माउंटेन है। ये सुनकर वो कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि फायर डोमेन के कारण फायर चिमेरा का जन्म हो गया है। ये सुनकर वो कहता है कि मैंने सुना है कि वो एक फायर स्पिरिट है जिसका जन्म फायर से हुआ है और जो भी उसके करीब जाता है वो उसे जलाकर मार देता है। इसलिए क्या आपको लगता है कि मैं उससे डील कर पाऊंगा? वो कहते हैं कि तुम्हें डर किस चीज का लग रहा है, वो तो काफी ज्यादा प्रीशियस चीज है। सभी मॉन्स्टर के बॉडी में उनका एसेंस कोर होता है और उनका यूज करके एटलीस्ट मीडियम ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन बनाया जा सकता है। स्पिरिचुअल वेपन ऑर्डिनरी वेपन से हाई लेवल का होता है और वो ऑर्डिनरी लोगों के पहुंच से बाहर होता है। तभी उसके मास्टर कहते हैं कि जाते रहो, वो फायर चिमेरा उसी क्रिस्टल को गार्ड कर रहा होगा। ये सुनकर वो आगे बढ़ने लगता है और वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर वो उसे दिख जाता है और वो फैंग को देखकर रोर करने लगता है, जिससे आग आसपास फैलने लगती है, जिससे बचकर नीचे में सभी लोग भागने लगे होते हैं और कहने लगे होते हैं कि कहीं वो बंदा वहां पर पहुंच तो नहीं गया है ना। वो देखकर सेंटेंस किंग्यू भी सोचती है कि क्या उसके पास सच में उस फायर चिमेरा से डील करने का तरीका है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि उसके अटैक से बच नहीं पाता है और उसका आइस शील्ड भी टूट जाता है और उसका नीचे गिरने से पहले वो मॉन्स्टर फिर से उस पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वो सही वक्त पर अपने मार्शल क्रिस्टल का यूज करके खुद को बचा लेता है और अपने मास्टर से हेल्प मांगने लगता है। ये सुनकर वो कहते हैं कि अब तुम ज्यादा चिंता मत करो। ये बोलकर वो काफी सारा मार्शल क्रिस्टल का यूज करके उसका पावर को बढ़ा देती है और उस फायर चिमेरा को बिल्कुल चूहे के जैसा उठा देती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगा होता है। उसकी चीखें सुनकर नीचे पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो बंदा ऐसे कैसे कर दिया है। वहीं पर उस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जहाँ पर वो उस मॉन्स्टर को काम तमाम कर दी होती है, जिससे उन्हें उसका डीमन कोर मिल जाता है। वो देखकर उसके मास्टर कहती है कि इससे आराम से मीडियम ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन बनाया जा सकता है। वहीं पर नीचे में वैसा आवाज सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि आखिर वो बच्चा उस फायर चिमेरा को मार कैसे सकता है, आखिर वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया है। और उसका मारने वाला न्यूज को सुनकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके पास जाने लगते हैं और जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि फैंग अभी भी आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर कुछ लोग कहते हैं कि लगता है कि वो फाइट में काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है, अगर ऐसी बात है तो हमारा चांस आ गया है। उन्हें देखकर फैंग सोचते हैं कि लुटेरा आ गया है, उन सभी लोगों से डील करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ये सोचकर वो पहले ही एक बंदे पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या वो सच में ग्रैंड मार्शल लेवल में ही है ना, या फिर वो अपना पावर को छुपा रहा है। ये सोचकर वो लोग हार मानने के बारे में सोच लेते हैं। इसके 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग ई क्रिस्टल को लेकर वापस आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि देखकर तो वो मीडियोकर लग रहा है, लेकिन सच में ग्रैंड मास्टर डीलर में पहुंच गया है और देखकर काफी ज्यादा इंजर्ड भी लग रहा है। ये बोलकर वो लोग फिर से उसका पीछा करने के बारे में कहने लगते हैं और उसके पीछे जाने भी लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर सेंटेंस का भेजा हुआ वही बंदा आ जाता है और आकर एक बंदे को अपने पोइजन से मार देता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और जान चाहते हैं कि वो तो एक पोइजन मास्टर है। वहीं पर वो बंदा कहता है कि जो भी यहाँ से आगे जाने का कोशिश करेगा वो मार दिया जाएगा। इसके बाद फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने गुफा में पहुंच जाता है। उसे देखकर किंग्यू पूछती है कि क्या तुम्हें वो क्रिस्टल मिल गया है। फैंग हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर वो सोचती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर लिया है, अगर वो ऐसा कर लिया है तो जरूर उसके पास हेवन डिफाइंग सीक्रेट टेक्निक होगा, नहीं तो उस फायर चिमेरा को मारना उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। वहीं पर फैंग गुफा को बंद करके वहीं पर रिफाइन करने जाने लगता है। ये देखकर वो उससे पूछती है कि क्या तुम सच में यहीं पर रिफाइन करने वाले हो। फैंग कहता हाँ, और तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं जरूर इसमें सफल हो जाऊंगा और उसके बाद तुम्हारे फादर को भी बचा लूंगा। ये बोलकर वो गुफा के और अंदर जाकर रिफाइन करने चला जाता है। वहीं पर उसे खाते हुए देखकर किंग्यू बोल रही होती है कि आखिर मीट खाने का क्या फायदा होगा, जबकि तुम उसे कई घंटों से रिफाइन कर ही नहीं रहे हो, शायद मरने से पहले वो अपना आखिरी मील खा रहा होगा। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो उसे खाते हुए सोच रहा होता है कि इतना खाने से जरूर मेरा बॉडी का एसेंस पिल जरूर ब्रेक थ्रू कर लेगा। अगर बर्सर्कर टेक्निक के द्वारा बनाया गया मेरा एसेंस पिल सुप्रीम ग्रेड में ब्रेक थ्रू कर लेगा तो मेरा इसे सक्सेसफुल रिफाइन करने का चांस और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सोचकर वो ब्रेक थ्रू करने वाला होता है लेकिन फेल हो जाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और पूछने लगा होता है कि अगर मैं फेल क्यों हो गया हूँ, इतना सारा खाने के बाद भी मैं ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पाया। ये देखकर उसके मास्टर उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हारा अभी के लेवल के हिसाब से उसे सुप्रीम ग्रेड में पहुंचाना इम्पॉसिबल है, इसलिए मुझे इसमें हेल्प करने दो। ये बोलकर वो उसका हेल्प करती है जिससे वो मार्शल स्पिरिट लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाता है। वहीं पर यह देखकर किंग्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर लिया है। वो तो ग्रैंड मार्शल के मिडिल लेवल में था लेकिन वो 2 लेवल को पार कैसे कर लिया है। और उसी के बारे में सोचते हुए कहती है कि अगर उस तरह का मॉन्स्टर को यूज नहीं किया गया तो मार देना ही बेहतर होगा। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि उसे रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और कुछ देर के बाद वो उसे सक्सेसफुली रिफाइन कर देता है और थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया होता है। ये देखकर किंग्यू उसके पास जाते हुए पूछती है कि क्या तुम सच में उसे रिफाइन कर दिए हो। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि
कि काफी ज्यादा सेक्सुअली अराउज हो गया होता है। उसका अजीब हालत देखकर किंग यू उसके पास जाते हुए पूछती है कि तुम्हें क्या हो रहा है, लेकिन वहीं पर वो उसे देखकर खुद पर से कंट्रोल खो देता है और ठरकी की तरह उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर वो उससे दूर होते हुए कहने लगी होती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, रुक जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन वहीं पर वो नहीं रुकता है, इसलिए वो अपना पॉइजन का यूज करके उसे मारकर वहां से जाने लगती है। लेकिन वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है कि उससे कुछ भी नहीं हुआ होता है और फैंग काफी जल्दी उसे पकड़ लेता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगती है, लेकिन फैंग कहते हैं कि स्ट्रगल करना बंद करो और एंजॉय करो। ये देखकर वो कहने लगी होती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरह का बंदा निकलोगे, लेकिन तभी वो उसे किस कर देता है। ये देखकर वो रोने लगती है और अपने मन में कहते कि तुम जरूर इसे रिग्रेट करोगे। तभी फैंग उसका कर देता है और वो रोते हुए सिर्फ यही कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गुफा के बाहर बैठी होती है और तभी उसका नौकर आकर उससे कहता है कि वापस जाने का टाइम आ गया है। वहीं पर वो अपने सोच में खोई होती है कि मैं बिल्कुल मिसकैलकुलेट कर ली थी, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि मेरा पॉइजन उस पर काम नहीं करेगा। मुझे तो लगा था कि मैं ही शिकारी हूँ, लेकिन मैं ही शिकार बनकर रह गई हूँ। इतना सोचकर वो जाते हुए अपने मन में कहती है कल रात को उसे मारने का मेरे पास चांस था, लेकिन मैं वो कर नहीं सकी, मैं उसे मार नहीं सकी। ये बोलकर वो अपने नौकर के साथ चली जाती है। वहीं पर गुफा में दिखाते हैं जहाँ पर फैंग को होश आने लगा होता है और इसी के साथ यही दिखाते हैं कि फैंग होश में आ जाता है और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि हुआ क्या है। और किंग यू को वहाँ पर ना देखकर वो पूछने लगा होता है कि वो कहाँ चली गई है। तभी उसकी मास्टर आकर उसे बताती है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो। फैंग अपना कपड़ा पहनते हुए पूछता है कि आखिर आपका मतलब क्या है। ये बोलकर वो बाहर निकल कर उसे ढूंढते हुए कहता है कि वो तो सच में चली गई है। ये देखकर उसके मास्टर हैरानी से कहती है कि क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है। ये बोलकर वो उसे वो सब कुछ बता देती है जो कि वो किया होता है। वो सब जानकर वो काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि नो वे, मुझे तो लगा था कि वो सब सपना है। उसके मास्टर हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल गया है, उस लड़की का आइडेंटिटी सिंपल नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हारे पास डिवाइन मेडिकल बुक था, नहीं तो उसका पॉइजन से तुम्हारा राख भी नहीं बचा होता। फैंग कहता है कि मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। वो अभी तक अपने घर पहुंच गई होगी और अब उसका फादर को विजिट करने का वक्त आ गया है। ये बोलकर वो जाने लगता है और सिटी में पहुंचकर लोगों से पूछते हुए वहां पर जाने लगता है। जाते हुए कह रहा होता है कि ये एक हाई क्लास का किंगडम है और इसका सिर्फ काउंटी टाउन साइलम किंगडम के कैपिटल जितना बड़ा लग रहा है। यही सब बोलते बोलते वो वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन गार्ड उसे रोक देता है। ये देखकर वो कहता है कि मैं यहाँ पे मिस किंग से मिलने के लिए आया हूँ, प्लीज उसे इन्फॉर्म कर दीजिए। ये सुनकर वो दोनों गार्ड थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं और काफी पोलाइटली उससे पूछते हैं कि आपका सरनेम फैंग है। वो हमें जवाब दे देता है, इसलिए वो लोग उसे लेकर चले जाते हैं जहाँ पर बोलने के बाद वो चली गई थी। और हाँ, वो ये भी बोली है कि अगर हम दोनों डिस्टाइंट होंगे तो एक बार जरूर मिलेंगे। ये सुनकर फैंग कहता है मैं समझ गया। ये बोलकर वो उन्हें बाय बोलकर चला जाता है। वहीं पर उसे जाता हुआ देखकर उसका मास्टर उससे कहती है कि अब ये मत बोलना कि तुम उसे ढूंढने के बारे में सोच रहे हो। फैंग कहता है वेल, मुझे उससे फेस टू फेस मिलकर कल रात के लिए माफी मांगना है। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहने लगी होती है अरे इडियट, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो लड़की शैडो टेंपल की मेंबर है। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा हैरानी से पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। वो कहती है कि अगर तुम्हारे पास डिवाइन मेडिकल बुक का प्रोटेक्शन नहीं होता तो तुम कल रात को मर गए होते। क्या तुम अपने रास्ते में कुछ भी अजीब नोटिस नहीं किए हो? तुम तो सच में काफी ज्यादा इडियट निकले। वो सब सुनकर फैंग सब कुछ फिर से सोचता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो उसका प्लान ही था उसके करीब आने के लिए। वो जानकर वो उससे पूछता तो आपको लगता है कि शैडो डीमन कल्ट वाले मुझे नोटिस कर लिए हैं? उसकी मास्टर कहती है ऑफ कोर्स वो लोग तुम्हें नोटिस कर लिए हैं, लेकिन वो लोग अभी तुम्हें सिर्फ टेस्ट करना चाहते थे। वो अभी तुम्हें जान से नहीं मारना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो उन्हें करना होता तो अभी तक तुम यहाँ पर नहीं होते। फैंग कहता है लेकिन फिर भी मैं उसके साथ जो किया हूँ, अगर वो मुझे मारना भी चाहती थी तो मैं मरना डिजर्व करता था। ये सुनकर उसके मास्टर चिल्लाते हुए कहते अरे इडियट कहीं के, अब ये मत बोलना कि तुम्हें सच में उससे प्यार व्यार हो गया है। अगर तुम सच में उस लड़की का केयर करते तो तुम्हें जल्दी से तुम्हारे स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना होगा और तब तुम शैडो डीमन कल्ट में जाकर उस लड़की को बचा पाओगे। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगा होता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चलिए जल्दी से एंशिएंट रूइन में जाकर अपना ताकत को बढ़ाते हैं। ये सुनकर उसके मास्टर का मुंह ही बंद हो जाता है, क्योंकि फैंग उसका सार्कास्म को नहीं समझ पाया होता है। इसके बाद अगले सीन में सेंटेस को दिखाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी फूल पर सो रही होती है और खुद से कह रही होती है कि फैंग आओ, आखिर मैं उस बंदे को भूल क्यों नहीं पा रही हूँ। लेकिन तभी वहां पर उसकी एक सर्वेंट आकर बताती है कि जीन डायनेस्टी से एक न्यूज आया है कि कुछ घंटे पहले ही वो यंग मैन जी मैंसन जाकर उसके हीट पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर दिया है। ये सुनकर सेंटेस थोड़ी सी चौंक जाती है और कहती है कहीं उसे ना मार के मैं कोई गलती तो नहीं कर दी हो ना। इसके बाद अगले सीन में एंशिएंट रूइन को दिखाते हैं, जहाँ पर काफी सारे कंकाल पड़े होते हैं। वो सब देखकर उसके मास्टर बताती है कि यहाँ पर ना सिर्फ स्पिरिट और मॉन्स्टर है, बल्कि यहाँ पर एंशिएंट ब्लड लाइन वाला मैजिकल बीस्ट भी है और उन सभी के पास धरती और आसमान को टीयर करने का एबिलिटी है। इसलिए अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन का उनसे एनकाउंटर हो जाता है तो उनका बचने का कोई भी चारा नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा मैजिकल बीस्ट नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर लोग लोगों को ही खा जाते हैं और यहाँ पर मौजूद सभी लोग लालची है। वो लोग यहाँ पर अलग अलग ग्रुप और गैंग बनाकर रहते हैं और उनका रिसोर्स
रिसोर्सेज के लिए आपस में फाइट करना काफी आम बात है। इतना बताकर वो उसे पहले जुआन सिटी जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर 3 बंदे आकर उसे रुकने के लिए कहते हैं। उसे देखकर फैंग सोचता है कि सच में कोई अच्छा जगह नहीं है, वो तीनों के तीनों ही स्पिरिट रिलम में है और बीच वाला बंदा तो एंसेस्टर लेवल में पहुंचने वाला है, लेकिन अच्छा हुआ कि वो नहीं पहुंचा है। तभी वो तीनों बंदा फैंग के पास जाकर कहता है कि चुपचाप अपना सभी रिसोर्सेज को मुझे दे दो और बदले में हम लोग तुम्हारा जान को बख्श देंगे। वो सब सुनकर फैंग सोचता है तो यहाँ के लोग ऐसे डील करते हैं, तो लगता है कि मुझे इनका ट्रेडिशन को अपनाना पड़ेगा। ये सोचकर वो उनसे कहता है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब मैं बोलूं। उसका वैसा बर्ताव देखकर वो तीनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पर फैंग आगे कहता है कि चलो अब अपना सभी रिसोर्सेज को मुझे दे दो वरना। ये बोलकर वो एक बंदे पर हमला करके उसे घायल कर देता है। ये देखकर वो दोनों बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उस पर एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन फैंग ही फिर से हमला करके एक बंदे को खत्म कर देता है। ये देखकर आखिरी बचा हुआ बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि तुमने मेरे दोनों भाई को मार के बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है। देखो अगर मैं तुमसे अपना बदला नहीं ले पाया तो मैं भी मैन नहीं। फैंग कहता है कि मैं तुम्हारे एक मैन की तरह रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम कोई भी स्किल यूज कर सकते हो, मैं भागूंगा नहीं। लेकिन वहीं पर ये सुनकर वो बंदा भागते हुए कहता है कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। ये देखकर फैंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कितनी शर्म की बात है। ये बोलकर वो उस पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे उसे लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और उन्हें खत्म करने के बाद फैंग उन्हें पूरी तरह से लूट लेता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि इनके पास से मुझे 13 क्रिस्टल और कुछ हर्ब मिल जाएंगे। यहाँ के रोबोट्स तो सच में काफी ज्यादा अमीर लग रहे हैं। तभी उसे एक अजीब तरह का मेटल मिलता है। उसे देखकर वो उससे उसके बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो एक स्पिरिट आयरन है, लेकिन सिर्फ एक ऑर्डिनरी वाला है। इससे स्पिरिट वेपन तो बनाया जा सकता है, लेकिन उसका क्वालिटी काफी ज्यादा कमजोर होगा। वो सब सुनने के बाद वो लोग जुआन सिटी जाने के लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक गैंग के काफी सारे बंदे आकर कहते हैं कि तुमने मेरे गैंग के 3 बंदे को मार दिए हो और मारकर भागने के बारे में सोच रहे हो क्या? उतने सारे लोगों को देखकर फैंग थोड़ा सा डर जाता है और जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर वो सभी लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी उसके मास्टर उसे रुकने के लिए कहती है, इसलिए वो रुक जाता है। वो देखकर वो सभी लोग आकर उसे चारों तरफ से घेरते हुए कहते हैं कि अब तुम भाग नहीं सकते हो। ये देखकर फैंग डरते हुए पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो कहती है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, सिर्फ ग्राउंड पर हमला करो। ये सुनकर वो ग्राउंड पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ का ग्राउंड टूटने लगता है। ये देखकर उन सभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो बंदा क्या कर रहा है, लेकिन तभी उन्हें एक बीस्ट की रोर की आवाज सुनाई देती है और वहाँ पर एक ब्लैक डीमन टाइगर आ जाता है। उस बीस्ट को देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी फैंग उनका मजाक उड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर उनका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और एक मेंबर पूछता है कि हमें अभी भी उसका पीछा करना चाहिए। उसका बॉस कहता है कि हम उसे पकड़ बाद में लेंगे, पहले अपना जान बचाकर भागो। ये बोलकर वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ लोग बच नहीं पाते हैं। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि रेड जोन एरिया में पहुंच गया होता है। वो देखकर फैंग उससे पूछते हैं कि आप मुझे पहले वार्न क्यों नहीं किए। ये सुनकर वो कहते हैं कि ये जगह मेरे लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि पीक एंसेस्टर लेवल वाला क्रिएचर का होता है। वो जानकर फैंग उससे कहता है कि आप उसका एसेंस कोर को कलेक्ट करने में मेरे हेल्प क्यों नहीं करते हैं, लेकिन वो वहां से जाते हुए कहते हैं कि मैं सोने जा रही हूँ, खुद ही कर लो। ये बोलकर वो चली जाती है, लेकिन तभी वही क्रिएचर फैंग पर हमला करने के लिए आ जाता है। उसे देखकर फैंग काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि आप सच में मुझे नहीं बचाने वाली है क्या। ये सुनकर वो जल्दी से आकर उसका हेल्प करके उसका खेल खत्म कर देती है और उसका कोर उसे देते हुए कहती है कि ये एक वुड एट्रीब्यूट का कोर है। वो देखकर फैंग कहते हैं कि इसके बदले 10 क्रिस्टल को सेक्रीफाई करना उतना भी बुरा नहीं है। तभी वो ये देखते हैं कि उसके मास्टर गायब होने लगी होती है। ये देखकर वो पूछते हैं कि आपको ये क्या हो रहा है। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, उससे डील करने में मैं बस अपने कुछ एसेंस को खो दी हूँ, कुछ देर के आराम के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। ये सुनकर वो उससे कहने लगा होता है कि क्या आप जितनी बार भी मूव करेंगे उतनी बार ये डिक्रीज होता चला जाएगा, क्या ये एसेंस बिल आपको रिप्लेसिव कर सकता है। एक लिविंग पर्सन धीरे धीरे रिकवर कर सकती है, लेकिन मेरे केस में अपने उस बात को बिना पूरा किए ही वो उससे कहती है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं मरने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर फैंग सोचता है कि फ्यूचर में मैं उन्हें ज्यादा एक्शन लेने नहीं दे सकता हूँ और मुझे जल्दी से उनके एसेंस को रिप्लेसिव करने का रास्ता ढूंढना होगा। ये बोलकर वो लोग उस जगह में एंटर करने लगते हैं और वहाँ दीवार पर मौजूद पैटर्न को देखकर वो पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है। वो कहती है कि अभी कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल के अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है और वैसे भी उनके बारे में जानकर अभी तुम्हें कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तभी फैंग उस पैटर्न पर अपना हाथ रखते हुए पूछता है कि आखिर एंशिएंट टाइम में क्या हुआ था, और जैसे वो उस जगह पर अपना हाथ रखता है उसके बॉडी में एक तरह की एनर्जी एंटर कर जाती है। ये देखकर वो उसके बारे में पूछता है। ये सुनकर वो कहते हैं पागल मत बनो, ये तो इम्पॉसिबल है। फैंग कहता है लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ और मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि एक एनर्जी मेरा बॉडी में एंटर किया हो। ये सुनकर वो कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर से करके दिखाओ तो। इसलिए वो फिर से करता है और वो एनर्जी फिर से उसके बॉडी में एंटर कर जाती है। वो देखकर वो कहती है कोई तो सच में एनर्जी है, लेकिन वो वुड एट्रीब्यूट को नहीं लग रहा है, लेकिन वो फिर भी वुड एट्रीब्यूट वाले एनर्जी को पोजेस कर रहा है। आखिर इस तरह का अजीब चीज एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। फैंग कहा था कि मुझे भी ये अजीब लगा है, ये एनर्जी मेरा वॉइड मार्शल वोर्टेक्स में एंटर कर रहा है लेकिन मेरा दांतियन में एंटर नहीं कर रहा है।
ये सुनकर वो कहती है अगर ऐसी बात है तो उसे ऑब्जर्व कर लो, फ्यूचर में काम आ सकता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग मीट पकाकर खा रहा होता है, लेकिन तभी उसे काफी सारे लोगों की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो जल्दी से छुप जाता है। वहीं पर उन सभी लोगों को दिखाते हैं जो लोग एंसेस्टर लेवल में होते हैं और वो लोग किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक कुछ आकर फैंग के ड्रेस के अंदर में चली जाती है। ये देखकर वो कंफ्यूज होने लगा होता है कि क्या कुछ मेरे बॉडी के अंदर में एंटर किया है क्या। वहीं पर वो सभी लोग उस चीज को ढूंढने के लिए पूरा जगह का छानबीन करना स्टार्ट कर दिए होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और तभी उसके मास्टर भी आकर उससे कहती है कि आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से भागो यहाँ से। फैंग पूछता भागो लेकिन क्यों। वो उसे वहां से लेकर जाते हुए कहते कि अपना जान बचाने के लिए भागो, और इसी का जान बचाकर भाग जाता है और एक जगह पर जाकर चैन की सांस लेता है और पूछता है कि आखिर वो क्या था। उसकी मास्टर बताते हैं कि तुम काफी ज्यादा लकी निकले। फैंग कहता है कि मैं वहां पर मारा ही गया था, अगर ऐसा लक की बात करें तो मुझे ऐसा लक नहीं चाहिए। ये सुनकर वो कहते तो लगता है कि तुम अभी तक काफी ज्यादा क्लूलेस हो, अपना आर्म में देखो फिर पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये सुनकर वो अपने आर्म में से एक बिस्ट का बच्चा निकालता है जो कि काफी ज्यादा क्यूट होता है, लेकिन वो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और उसे फेंक देता है और फेंकते हुए कहने लगा होता है कि मेरे करीब भी मत आना। ये देखकर वो कहती है कि कितना ज्यादा अनइम्प्रेसिव है कि तुम उससे डर गए हो। वो एक वाइल्ड बिस्ट का बेबी है। तभी वो वाइल्ड बिस्ट का बच्चा फिर से उसके क्लोथ के अंदर में चला जाता है। ये देखकर वो उसे उसके बारे में बताने लगती है कि एंशिएंट टाइम का फियर्स ब्लड लाइन वाले बिस्ट के लिए स्काई और अर्थ को टीयर करना काफी ज्यादा आम बात थी, लेकिन वो लोग अपना फर्टिलिटी रेट को काफी ज्यादा कम कर दिए थे और सिर्फ हाई रैंक के बिस्ट के पास से बच्चा पैदा करने का थोड़ा सा चांस होता था। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो आपका मतलब ये कि ये बिस्ट एक हाई रैंकिंग बिस्ट है। वो हमें जवाब देते हुए कहती है कि एक अडल्ट बिस्ट को टेम नहीं किया जा सकता है, लेकिन बच्चे को टेम करने का चांस तुम्हारे पास है। उसके लिए उनका लोगों के ऊपर अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए, नहीं तो उन्हें टेम करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। ये सुनकर वो उस बिस्ट को अपने हाथ पर रखकर पूछता है कि क्या मेरा इंप्रेशन तुम पर अच्छा है। ये सुनकर वो बिस्ट का बच्चा चिल्लाने लगा होता है। ये देखकर मास्टर कहती है कि अच्छा बॉन्ड बनाने में टाइम लग सकता है, इसलिए उसे अपना की खिलाकर देखो, वैसा करने पर शायद वो तुम्हें तुम्हारे सेंट से याद कर पाएगा। इसलिए वो उसे अपना की खिलाने के बाद उसका नाम बॉल रख देता है और उसके बाद वो लोग जुआन सिटी के लिए निकल जाते हैं। वो लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी बॉल निकलकर कहीं पर जाने लगता है। ये देखकर वो भी उसका पीछा करने लगता है कि आखिर वो कहाँ पर जा रहा है। वहीं पर उसे दिखाते हैं जो कि एक जगह पर जाकर खुदाई करने लगता है और उसे इशारा करके वहां पर खोदने के लिए कहता है। इसलिए जब फैंग खुदाई करता है तो उसे वहां पर एक क्रिस्टल मिल जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि इसके पास इतना ज्यादा कमाल का स्किल होगा, अब इसके रहते हुए मुझे फ्यूचर में मार्शल क्रिस्टल का फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी बॉल उस क्रिस्टल को खाने लगता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से उससे छीन लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें भूख लगा है तो मैं तुम्हें अपना आइस फायर वाला की खिला सकता हूँ। ये बोलकर वो आधा खाया हुआ क्रिस्टल को देखकर कहता है कि क्या सभी वाइल्ड बिस्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके मास्टर कहते हैं कि सभी वाइल्ड बिस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बल्कि तुम्हारा वाला ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। ये बोलकर वो उससे जुआन सिटी चलने के लिए कहती है। इसलिए वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे लोग जा रहे होते हैं और वो भी जाकर लाइन में लग जाता है और उसके मास्टर उसे बताते हैं कि सिटी में फाइट करना बैन है और अगर कोई रूल को तोड़ देता है तो उसे यहाँ से एक्सपेल कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा और यहाँ तक कि मारा भी जा सकता है। तभी फैंग उस सिटी में पहुँच जाता है और आसपास का जगह देखते हुए पूछता है कि मैं यहाँ पर अमीर कैसे बन सकता हूँ। वो वहाँ पर मौजूद स्टोन बेटिंग करने वाले स्टोर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उन स्टोर में काफ़ी सारे स्टोन हैं, कुछ स्टोन में मार्शल क्रिस्टल होता है तो किसी किसी में स्प्रिट आयरन होता है तो किसी किसी में कुछ भी नहीं होता है। अब जबकि तुम्हारा बेस्ट क्रिस्टल को दूर से सुनकर पता कर सकता है तो तुम तो ऐसे मालामाल बनने वाले हो। वो सब सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एक स्टोर में जाने लगता है, लेकिन तभी एक बंदे को स्टोर वाला लात मार के भगा देता है और कहता है कि हारना अफोर्ड नहीं कर सकते तो निकल जाओ यहाँ से। ये देखकर वो बंदा कहता है कि मैं हारा नहीं था बल्कि मैं तो जीता था। ये सुनकर शॉप ओनर कहता है हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, हमारे यहाँ पर ज्यादा रूल नहीं है। ये सुनकर फैंग काफी सारे स्टोन को टच कर देता है, लेकिन बॉल कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए वो सभी को टच करना जारी रखता है। लेकिन तभी वो कुछ देर के बाद रिएक्ट कर देता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि जरूर इसमें क्रिस्टल मिलेगा। ये सोचकर वो उसे ले लेता है और उनकी शक की निगाह से दूर रहने के लिए वो लो की रहना ही बेहतर समझता है। इतना सोचकर वो उससे उसका प्राइस पूछता है। शॉप ओनर कहते हैं कि उसका प्राइस तो इस पर डिपेंड करता है कि आप इसे यहाँ पर खोलेंगे या फिर लेकर जाएंगे। अगर आप इसे यहीं पर खोलते हैं तो इसका कीमत 10,000 गोल्ड कॉइन होगा। ये बोलकर वो सोचते हैं कि देखकर तो वो सिर्फ एक पत्थर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसे 10,000 में बेच दूंगा। वहीं पर ये सुनकर वहाँ पर मौजूद काफी सारे लोग फैंग को इंकरेज करने लगे होते हैं, उसे वहीं पर खोलने के लिए बोलने लगे होते हैं। उनकी बातें सुनकर फैंग के पास और कोई चारा नहीं होता है, इसलिए वो उसे वहीं पर खोलने के लिए मान जाता है। इसलिए वो शॉप ओनर अपना मेटेलिक एट्रीब्यूट वाला की का यूज करके उस पत्थर को खोलने लगता है। ये देखकर फैंग समझ जाता है कि सिटी में जगह जगह पर एक्सपर्ट भरे हुए हैं
वहीं पर वो उसे खोल देता है जहाँ पर उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है। ये देखकर सभी लोग फैंग का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं पर ये देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ये सोचकर वो उस पत्थर को और ज्यादा खोलने के लिए कहता है, लेकिन तभी शॉप ओनर का नजर उसमें का क्रिस्टल पर चला जाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और उसे देते हुए कॉन्ग्रेचुलेसन कहता है। वहीं पर ये देखकर जो लोग अभी कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे अब उनका मुंह ही बंद हो जाता है। तभी ओनर उससे कहते हैं कि आप तो काफी ज्यादा लकी निकले, आप कुछ और स्टोन को खोल के क्यों नहीं देखते हैं। ये सुनकर फैंग कहता है ठीक है मजे के लिए कर ही लेते हैं। ये बोलकर वो स्टोन को चुनना स्टार्ट कर देता है और जानबूझकर कुछ बेकार के स्टोन को चुन लेता है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो जाए। इसलिए वो सभी के सभी बेकार स्टोन को ही चुन लेता है और जब ओपन होता है तो किसी में से भी क्रिस्टल नहीं निकलता है। ये देखकर वो नाटक करते हुए कहते हैं कि मेरा तो पूरा पैसा ही बर्बाद हो गया। ये देखकर सभी लोग फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे होते हैं कि वो तो सिर्फ लकी निकल गया था। तभी फैंग अपना पहले स्टोन से निकला हुआ क्रिस्टल को बेच देता है जिसके बदले उसे 5 लाख गोल्ड कॉइन मिलता है और फिर से काफी सारे स्टोन को चुनने लगता है और सोचते कि अगर डजन ऑफ स्टोन में से क्रिस्टल निकल जाएगा तो उन्हें लगेगा कि मैं सिर्फ लकी हूँ, लेकिन कॉस्ट कैलकुलेशन करूँ तो उसमें मेरा फायदा या फिर नुकसान कुछ भी नहीं होगा, जिससे उन्हें मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। ये सोचकर वो कुछ और को चुनकर उन्हें खोलने के लिए दे देता है और जब वो खोलता है तो किसी में से भी नहीं निकलता है और एक आखिरी बचता है। उसे देखकर शॉप ओनर कहता है कि अगर इसमें से भी नहीं निकलता है तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। फैंग कहता है कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए और ओपन कीजिए। इसलिए जब वो उसे ओपन करता है तो उसमें से क्रिस्टल निकल जाता है। ये देखकर वो कहता है कि मैं गैम्बलिंग हाउस में कई डिकेड से हूँ, लेकिन मैं आपके जैसे फॉर्चुनेट को काफी कम ही देखा हूँ। वहीं पर उसे देखकर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो कोई एक्सपर्ट नहीं है बल्कि वो तो सिर्फ लकी निकल गया। तभी फैंग नाटक करते हुए कहता है कि सिर्फ एक ही क्रिस्टल बचा, इससे ना ही मेरा फायदा हुआ और ना ही मेरा नुकसान हुआ। तभी ओनर कहता है कभी भी 10 पीसेस बच रहा है, आप इसे भी यहीं पर क्यों नहीं खोल देते हैं। फैंग कहता है रहने दीजिए, मैं घर जाकर उन्हें ओपन कर लूंगा। ये बोलकर वो उन्हें लेकर जाते हुए सोच रहा होता है कि 10 पीसेस में से साथ में क्रिस्टल है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग दूसरे शॉप में जाकर वैसे ही करता है और ये देखकर सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं और उसका लक का काफी ज्यादा तारीफ भी करने लगे होते हैं। वहीं पर दूसरे लोग ये देखकर कह रहे होते हैं कि इसका पॉपुलैरिटी तो काफी ज्यादा बढ़ गया है, अगर ऐसे चलता रहा तो वो हमारे शैंक्सी फैमिली को कैचअप कर लेगा। ये बोलकर वो लोग साउला नाम के बंदे को इसके बारे में बताने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हाफ मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग 110 से भी ज्यादा क्रिस्टल को अर्न कर लिया होता है, लेकिन वो और उसका पेट बोल दोनों मिलकर काफी ज्यादा क्रिस्टल को कंज्यूम कर लिए होते हैं। इसलिए अब वो उसे बचाने के बारे में सोचने लगा होता है। फैंग ऐसे ही कहीं पर जा ही रहा होता है कि तभी एक बंदा आकर उसका तारीफ करते हुए कहता है कभी तो कोई भी आपका यानी कि किंग ऑफ लक का नाम नहीं जानता है और मेरे लॉर्ड आपको काफी ज्यादा एडमायर भी करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको 3 दिन के बाद स्टोन गैम्बलिंग हाउस में इन्वाइट करने के लिए आया हूँ। अगर आप एक भी मार्शल क्रिस्टल को ढूंढ लेंगे तो आपको 10 क्रिस्टल रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। ये सुनकर फैंग कहता है क्या तुम्हारा लॉर्ड, तुम्हारा स्टोन गैम्बलिंग हाउस का नाम क्या है। वो बताता है योयो स्टोन हाउस, वो जुआन सिटी का सबसे बड़ा गैम्बलिंग हाउस होता है और योयो गैंग का पावर एंशिएंट रूइन में टॉप 10 के पावर में रैंकिंग किया जा सकता है। वहीं पर फैंग उससे कहता है कि मैं जाने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरे एक हॉबी है, मैं हमेशा कुछ स्टोन को बिना खोले लेकर जाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा गैम्बलिंग हाउस मुझे कुछ पीसेस लेकर जाने देगा या फिर नहीं लेकर जाने देगा। ये सुनकर वो कहता कोई बात नहीं है, हमारा गैम्बलिंग हाउस आपके लिए एक एक्सेप्शन बना देगा, इसलिए इसके लिए फैंग मान जाता है। इसके बाद 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसके गैम्बलिंग हाउस में चला जाता है जो कि काफी ज्यादा लग्जरियस होता है। वहीं पर फैंग का वेलकम यू शाओ नाम का बंदा करता है जो कि गैम्बलिंग हाउस और यूयू गैंग का ग्रैंड एल्डर होता है और फैंग अपना गलत नाम हाओ फैन बताता है क्योंकि वो फालतू को मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता है और वहाँ पर फैंग को देखने के लिए काफी सारे लोग आ जाते हैं। वहीं पर अपने वादे के मुताबिक वो लोग फैंग को काफी सारे स्टोन दिए होते हैं जिसमें से अगर फैंग एक भी क्रिस्टल को निकाल देगा तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर 10 क्रिस्टल दिया जाएगा। इसके बाद वो लोग स्टार्ट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बंदे आकर उसे रुकने के लिए कहते हैं और इसी के साथ यहीं पर वहाँ पर कुछ लोग आकर उन्हें रुकने के लिए बोलकर कहते हैं कि हम भी किंग ऑफ लक का परफॉर्मेंस को विटनेस करना चाहते हैं। वो लोग जुआन सिटी का 4 मेजर फैमिली का यंग मास्टर होते हैं जो कि आकर कहते हैं कि हम सुने कि आपका लक काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है, इसलिए हम यहाँ पर आपको चेयर करने के लिए आए हैं। इसका जवाब देते हुए एल्डर यू कहता है क्या चेयर करने आए हो, मुझे तो लगता है कि मास्टर हाउ तुम्हारा लाइमलाइट को चुरा लेगा, इसलिए तुम लोग यहाँ पर जानबूझकर उसे सप्रेस करने के लिए आ रहे हो। ये सुनकर यंग मास्टर कहता है कि आप हमारे बारे में कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, हम तो यहाँ पर बार्गेनिंग चिप लेकर आए हैं। इतना बोलकर वो फैंग की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि तुम्हारे रूल के अकॉर्डिंग अगर तुम एक क्रिस्टल को निकाल दोगे तो तुम लोग इसे 10 क्रिस्टल ऑफर करोगे, लेकिन अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हें नील डाउन करके मुझे 3 बार ग्रैंडपा बुलाकर जुआन सिटी को छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सुनकर एल्डर यू चिल्लाते हुए कहता है कि अपने मुंह बंद करो, मास्टर हाउ मेरा गेस्ट है, उनका डिसरिस्पेक्ट करने का मतलब है मेरा डिसरिस्पेक्ट करना। लेकिन तभी फैंग उसके साथ बेट करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने बात को पूरा करते हुए वो कहता है कि इसे फेयर करने के लिए मुझे तुम्हारा क्रिस्टल नहीं चाहिए, अगर मैं जीत जाऊंगा तो तुम्हें नील डाउन करके मुझे 3 बार ग्रैंडपा बुलाना पड़ेगा। वो
बंदा काफी ज्यादा एरोगेंट होकर उसका डील को एक्सेप्ट कर लेता है। एल्डर यू कहता है कि तुम्हें उन पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फैंग कहता है कि आपका केयर के लिए थैंक्स, लेकिन प्लीज एक गुड विटनेस बनिए। ये बोलकर वो जाकर कुछ स्टोन को चुनने लगता है। ये देखकर वो लोग बोल रहे होते हैं कि वो तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी बंदा है, उसके पास तो पीपल स्किल भी नहीं है। दूसरा बंदा कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या वो सच में सिर्फ लक था कि वो 10 दिन तक नहीं जीता है और नहीं हारा है। वहीं पर फैंग अपना काफी सारे स्टोन को चुन लिया होता है जिसका कीमत 4,70,000 गोल्ड कॉइन होता है। ये देखकर वो बंदा फिर से कहता है कि वो तो सभी का सभी बेकार स्टोन है। दूसरा कहता है कि इतनी जल्दी कंक्लूजन पर मत पहुंचो, उसके ट्रिक से बच के रहो। वहीं पर उसका सभी स्टोन को ओपन किया जाने लगा होता है, लेकिन वो सभी के सभी बेकार होता है। वो देखकर सभी लोग उसे क्रिटिसाइज करने लगे होते हैं कि लगता है कि उसका लक यहीं पर खत्म होता है। ये देखकर यंग मास्टर काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगा होता है कि लगता है कि मैं जीतने वाला हूँ। तभी फैंग उससे कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, मुझे मेरा लक पर पूरा विश्वास है। ये देखकर एल्डर यू सोचता है कि अभी सिर्फ 5 स्टोन ही बच रहा है और ये अभी भी काफी ज्यादा शांत और रिलैक्स लग रहा है, जो कि सच में काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तभी फैंग एल्डर यू से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि लॉर्ड यू बाकी के 5 स्टोन को खुद ही ओपन करे। मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये ठीक होगा। वहीं पर ये देखकर यंग मास्टर काफी ज्यादा हैरानी से कहता है क्या वो अभी भी कॉन्फिडेंस लग रहा है, अब सिर्फ बच्चे कितना स्टोन रहा है। दूसरा कहता है कि मैंने अपने स्किल का यूज करके ऑब्जर्व किया है और उनमें से किसी में से भी ऑरा नहीं निकल रहा है। वहीं पर उसकी बातें सुनकर एल्डर यू हंसते हुए कहता है कि मैं आपके ऑर्डर को रिस्पेक्टफुली फॉलो करूंगा, मैं भी आपका लक को विटनेस करना चाहूंगा। ये बोलकर वो बच्चे हुए स्टोन को ओपन करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो सभी का सभी वेस्ट होता है। ये देखकर सभी लोगों को विश्वास हो गया होता है कि वो हारने वाला है। वहीं पर एक आखिरी स्टोन बच रहा होता है, उसे उठाकर वो अपने मन में कहता है कि क्या यही वो टीनेजर था जो कि सिर्फ अपने लक पर डिपेंडेंट था। ये सोचकर वो उसका आखिरी वाले को भी ओपन कर देता है, लेकिन उनकी उम्मीद के परे उसमें से क्रिस्टल निकल जाता है। ये देखकर सभी यंग मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर एल्डर यू उसे कांग्रेचुलेशन करते हुए कहता है कि मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करके आपको 10 क्रिस्टल और दूंगा। फैंग उस क्रिस्टल को लेकर उससे कहता है कि मैं गेम जीत गया हूँ, अब बेट को ऑनर करने की बारी तुम्हारी है। ये सुनकर उसके फटने लगी होती है और वो नर्वस होते हुए कहने लगा होता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे अनजान बंदे के सामने नील डाउन कर लूंगा। ये सुनकर एल्डर यू उसे डराते हुए कहने लगा होता है तो तुम्हें लगता है कि मेरा वर्ड काउंट नहीं करता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और जल्दी से नील डाउन करके उसे 3 बार ग्रैंडपा बुला देता है। वो देखकर फैंग कहता है कि अब जबकि तुम बेट किए हो तो हारने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वहीं पर ये देखकर सभी ऑडियंस बातें करने लगे होते हैं कि आखिर सी फैमिली को ऑफेंड करने को उसका हिम्मत कैसे हो गया, लगता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता है। तभी दूसरे यंग मास्टर उससे कहता है कि ज्यादा प्राउड मत हो, अब नील डाउन करने की बारी तुम्हारी है। ये सुनकर फैंग थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछता है वो कैसे। वो कहता है क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ बेट करने वाला हूँ। ये देखकर फैंग एल्डर यू से कहता है कि मुझे फिर से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, इन केस वो हार कर भागने की कोशिश करेगा इसलिए। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि मैं युवान को गैम्बलिंग के अग्रीमेंट से अवॉइड करता हूँ और अग्रीमेंट को ना तोड़ने का कसम खाता हूँ। अगर मैं जीत जाऊंगा तो हाउ फेन नील डाउन करके मुझसे माफी मांगेगा और माफी मांगने के बाद जुआन सिटी को छोड़कर चला जाएगा, और अगर वो जीत जाता है तो मैं नील डाउन करके उसे ग्रैंडपा बुलाऊंगा। फैंग वो सुनकर कहता तो ठीक है, अब ये बताओ कि बेट क्या है। इसका कंडीशन ये होता है कि दोनों 7 स्टोन को खरीदेंगे और जिसका में से ज्यादा क्रिस्टल निकलेगा वही जीतेगा। और वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और फैंग उसे पहले चुनने के लिए कहता है। ये सुनकर युवान कहता है कि तुम हारोगे। ये बोलकर वो अपने स्किल का यूज करके स्टोन को चुनने लगता है। ये देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि हाउ फैंग ऐसे हारने वाला है। वो सब सुनकर फैंग अपने मास्टर से पूछता है कि क्या वो स्किल सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके मास्टर कहते हैं कि ज्यादा दुखी मत हो, उस तरह के स्किल का सक्सेस रेट सिर्फ 30% ही होता है। वहीं पर युवान अपना सभी स्टोन को चुन लिया होता है और अब फैंग की बारी आ गई होती है, इसलिए वो जाकर नाटक करके स्टोन को चुनना स्टार्ट कर देता है। उसे वैसा करते देखकर युवान सोचता है कि देखकर तो लग रहा है कि उसके पास कोई भी स्टोन फेस जैसे स्किल है ही नहीं। तभी फैंग अपने स्टोन को चुनकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लूंगा, अगर ये मैच टाई हो जाता तो कौन जीतेगा। उसका सभी स्टोन को देखकर युवान खुश होते हुए सोच रहा होता है कि इस तरह की स्टोन से तो ये मुझे बिल्कुल भी हरा नहीं पाएगा। ये सोचकर वो उससे कहता है कि अगर ये मैच टाई हो जाता है तो तुम जीत जाओगे। ये सुनकर फैंग खुश होते हुए कहता तो ठीक है, भूलना मत तुम ही ये बोले हो। तभी उनका स्टोन को खोलने का बारी आ जाता है और युवान के स्टोन में से क्रिस्टल निकलना स्टार्ट हो गया होता है और देखते ही देखते उसके पास 4 क्रिस्टल हो गया होता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और उसका काफी ज्यादा तारीफ भी करने लगे होते हैं। वहीं पर ये देखकर जंग मास्टर सी भी काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगा होता है कि उससे बिल्कुल यही उम्मीद था, जो ह्यूमिलेशन में अभी अभी सहा हूँ वो जरूर उसका बदला ले लेगा। वहीं पर एल्डर यू फैंग से कहता है कि क्या तुम श्योर हो तुम्हारे पास अभी भी चांस स्टोन को बदलने के लिए। फैंग कहता है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे मेरे लक पर पूरा विश्वास है। ये सुनकर वो उसका स्टोन को भी खोलना स्टार्ट कर देता है और पहले वाले स्टोन में से क्रिस्टल निकल जाता है। ये देखकर कुछ लोग हैरान होते हैं तो कुछ लोग खुश होते हैं। वहीं पर ये देखकर युवान काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मैं अभी देखा हूँ और उसके किसी भी स्टोन में से ऑरा नहीं निकल रहा था। दूसरा कहता है कि ज्यादा चिंता मत करो, वो जरूर कोई कोइंसिडेंट होगा। वहीं पर उसका दूसरा स्टोन में से भी क्रिस्टल निकल गया होता है। ये देखकर युवान का हालत काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है और उसका दोस्त उसे अभी भी कंफर्ट कर रहा होता है। तभी तीसरे स्टोन में से
से भी क्रिस्टल निकल जाता है। ये देखकर युआन को काफी जोर का झटका लगता है और वो गिरने लगा होता है और वो काफी ज्यादा डर के मारे कहने लगा होता है कि कहीं मैं हारने वाला तो नहीं हूं ना। वहीं पर ये देखकर सभी लोग फैंग की तरफ हो जाते हैं और उसका तारीफ करने लगे होते हैं। वैसा सिचुएशन देखकर फैंग कहता है कि मैं तो सिर्फ ऑर्डिनरी बनकर तुम लोगों के साथ रहना चाहता था, लेकिन अब मैं चाहकर भी लो प्रोफाइल नहीं रख सकता हूँ। वहीं पर फैंग के स्टोन में से क्रिस्टल निकलना बंद हो गया होता है। ये देखकर युआन को थोड़ा सा अच्छा फील होता है। वहीं पर ये देखकर सभी ऑडियंस फिर से अपने मुंह फेरने लगे होते हैं। तभी एल्डर यू को दिखाते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब सिर्फ एक ही आखिरी स्टोन बच रहा है। ये बोलकर वो सोचते हैं आखिर ये बच्चा सोच क्या रहा है। ये देखकर युआन के साथ उसके दोस्त भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और युआन खुशी खुशी सोच रहे होते हैं आखिर में तुम ही हारे ना। उसका वैसा स्माइल देखकर फैंग सोचते हैं कि मैं ज्यादा नंबर से नहीं जीतना चाहता था, इसलिए क्या तुम काफी ज्यादा प्राउड हो रहे हो। तभी युआन को दोस्त उससे कहते हैं कि अगर इसमें से क्रिस्टल निकल भी जाता है तो ये टाई हो जाएगा। ये सुनकर युआन को उसका मतलब समझ में आ जाता है और वो काफी ज्यादा हैरानी से सोचता है कि अगर ये टाई हो जाता है तो इसका मतलब मैं हार जाऊंगा। वहीं पर उसका आखिरी स्टोन को वो खोलना स्टार्ट कर दिया होता है और वो देखकर युआन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो बंदा बिल्कुल भी नर्वस क्यों नहीं हो रहा है। तभी उसका स्टोन में से क्रिस्टल निकल जाता है, जिसे देखकर युआन को सदमा बर्दाश्त नहीं हो पाता है और वो बेहोश हो जाता है और फैंग को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है और सभी लोग उसका नाम का नारा लगाने लगे होते हैं। फैंग शर्माते हुए कहता है कि वो सब तो सिर्फ मेरे लक पर डिपेंड करता था। ये देखकर एल्डर यू सोचता है कि 7 स्टोन में से 4 में क्रिस्टल निकल गया है, ये कोई लक नहीं हो सकता है। ये सोचकर वो युआन को देखकर कहता है कि लगता है कि वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया है और नील नहीं कर पाएगा। ये बोलकर वो उन्हें युआन को वहां से लेकर जाने के लिए कहता है और फैंग को अपना वेयर हाउस विजिट करने के लिए ऑफर करता है। इसलिए वो उसका वेयर हाउस में चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो उससे पूछता है कि आप इन स्टोन के बारे में क्या सोचते हैं। फैंग कहता बुरा नहीं है। ये बोलकर वो सोचते हैं कि देखकर लग रहा है कि इसे बाहर का हिस्सा है, इसका मतलब जरूर एक इनर कोट भी होगा जहाँ पर स्ट्रॉन्ग और अच्छा स्टोन रखा होगा। तभी उसका बेस्ट उसका कपड़े में से बाहर निकल जाता है, जिससे पहचान कर एल्डर यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फैंग अपने सर के पीछे हाथ रखते हुए कहता है कि ये तो सिर्फ एक बेस्ट का बच्चा है जिससे कि मेरे एल्डर दिए हैं। ये सुनकर एल्डर यू कहता लगता है कि हाउ फैमिली के एल्डर कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है। ये बोलकर वो सोचते हैं कहीं ये बंदा किसी हिडन ग्रेट फैमिली से बिलोंग तो नहीं करता है ना और बाहर में ट्रेनिंग करने के लिए आया है। अगर ऐसी बात है तो इसका बैकग्राउंड काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। ये सोचकर वो उससे कहते हैं कि आप तो सच में काफी ज्यादा कमाल के निकले। ये बोलकर वो उससे पूछता है कि आप कुछ स्टोन को खोलना चाहेंगे। इसके लिए फैंग तैयार हो जाता है, इसलिए वो कुछ स्टोन को चुनता है जिसमें से क्रिस्टल निकल जाता है। ये देखकर एल्डर यू कहता है कि आप तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं, 30 स्टोन में से 20 में क्रिस्टल निकल गया है। फैंग कहता है कि वो सब तो सिर्फ मेरा लक का कमाल है, लेकिन वहीं पर अब उसे उसके बातों पर विश्वास नहीं होता है और वो सोचता है कि ये जरूर किसी हिडन फैमिली से बिलोंग करता है, मुझे इसका गुड बुक में आना ही होगा। ये सोचकर वो उससे कहता है कि अब जबकि आपने इन स्टोन को चुना था तो आप इन क्रिस्टल को रख सकते हैं। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि फ्री में मिला हुआ चीज को कौन मना करता है। तभी वो उससे कहते हैं कि आपने शांगची फैमिली को ऑफेंड कर दिया है, इसलिए मुझे डर है कि वो लोग आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ये बोलकर वो उसे अपने मेंशन में रहने के लिए ऑफर करता है। ये सुनकर वो समझ जाता है कि वो उसके गुड बुक में आना चाहता है और वो उसके लिए मान जाता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी उसके मास्टर कहते हैं कि ये बीस्ट का बच्चा छोटा प्रॉफिट करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन बड़ा प्रॉफिट करने में हेल्प नहीं कर सकता है। फैंग कहता है आपका मतलब स्पिरिट आयरन से है। वो कहते हैं कि स्पिरिट आयरन ढूंढने के लिए तुम्हें फेज स्टोन वाला टेक्निक को सीखना पड़ेगा, स्पेशली पीपल वाले स्किल को। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगा होता है इसका मतलब आपके पास वो वाला स्किल है, अगर है तो क्या आप मुझे सिखा सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जो सिखाना चाहती हूँ वो उसका एडवांस वर्जन है जिसका यूज करके तुम पर्पल पीपल को अचीव कर सकते हो। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शांगची फैमिली के युआन मेंशन को दिखाते हैं और उसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।